तो पिछले 3 सालों में, पिछले 3 मतलब 3 बार जब पेपर हुआ है, कितनी वैकेंसी आई है और कितना कट ऑफ है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न निकल के आ गया। अब यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा हुआ है डिटेल में। तो टोटल जो हमारे डिग्री के फॉर्म भरे थे अप्रोक्सीमेटली 15,000, अगर हम डिप्लोमा की बात करें अप्रोक्सीमेटली 14,000। दोनों मिला के कितना आ रहा है? दोनों मिला के हमारे निकल के आ रहे हैं 30,000 के आसपास। तो वही बात होगी, सर पढ़ा क्यों रहे हो, कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे। तो जलना नहीं है, रीस करना है, ये मेरा सिद्धांत है। किसी से जलना नहीं है, रीस करना है। अगर आपको लगता है कि यार सामने वाले में ये चीज बढ़िया है तो उसको रीस को मतलब कॉपी करो ना, उसे वो चीज अपने अंदर भी इंक्लूड करो। जल क्यों रहे हो उससे? गुड इवनिंग एवरीवन, टेक 10 to 15 minutes ऑफ योर टाइम। आ रही है, चलो ठीक है। So we'll start with the discussion. As you can see the thumbnail, this session I have specially created for RSSB JEE examination. ये सेशन मैंने स्पेशली क्रिएट किया उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो राजस्थान जेई की तैयारी कर रहे हैं। इसका जो कैलेंडर है वो आउट हो गया था, आ रही है, ठीक है, ऑल एंड गुड। आई विल बी स्टार्टिंग द सेशन। इसका कैलेंडर आउट हो गया था, कैलेंडर वाज बीइंग आउट, जिसमें ये नोटिफिकेशन आई थी कि नवंबर में आपका एग्जाम होगा। 700 से ज़्यादा वैकेंसी थी, 700 प्लस वैकेंसीज थी। अभी उसमें अपडेट भी है, एग्जाम मेरे ख्याल से नवंबर की जगह जैन में होगा, बट द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। मेरे ख्याल से 3 गुना से ज़्यादा वैकेंसी हो जाएंगी। अभी जो नोटिफाइड वैकेंसी थी 700 प्लस थी, मेरे हिसाब से 2000 प्लस वैकेंसीज हो जाएंगी, क्योंकि इसमें यूडीएच की भी ऐड हो जाएगी। हाउएवर जब नोटिफिकेशन आएगा और जब एग्जाम होगा उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट विल बी लेफ्ट फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी वेरी लेस। तो क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको ये दिक्कत मिलेगी जब नोटिफिकेशन आएगी, तब भी मैं सेशन बनाऊंगा। देन ऑल्सो आई बी टॉकिंग अबाउट दिस, और तब मैं आपको इस सेशन का याद दिलाऊंगा। देखो मैंने आज से 6 महीने पहले ये सेशन बनाया था और बोला था कि नोटिफिकेशन के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, पहले से तैयारी स्टार्ट कर दो। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है इस एग्जाम के बारे में, दोज ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन, इस सेशन में आपको मैं बेसिक जानकारी दे दूंगा। आई विल गिव यू दी पेपर पैटर्न, आई विल गिव यू दी एनालिसिस ऑफ द पास्ट पेपर्स। साथ में आपको ये भी बता दूंगा किस तरीके से तैयारी की जाए ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के बच्चों के लिए और जो सराउंडिंग स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि वो भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो राइट दिस एग्जामिनेशन। वैसे ऐसा होता नहीं है, स्टेट स्पेसिफिक जो एग्जाम होते हैं उसमें बाहर के स्टेट के बच्चों को किसी ना किसी तरीके से अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे लोकल लैंग्वेज डाल देते हैं, राजस्थान में ऐसा नहीं है, हिंदी है लोकल लैंग्वेज। तो हरियाणा के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, एमपी के बच्चे, यूपी के बच्चे, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट के बच्चे भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं, जो भी सराउंडिंग स्टेट्स हैं हमारी। दे कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और देते भी और सेलेक्ट भी होते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। पहले थोड़ी एनालिसिस करते हैं कि राजस्थान जेई की पिछली जो 3 वैकेंसी आई हैं, पिछली 3 वैकेंसी कब आई हैं सर? देखो एक आई थी 2016 में, वन ऑफ द वैकेंसी वाज इन 2016, फिर आई थी 2020 में, देखो 4 साल के बाद आई थी, फिर आई 2022 में, ठीक है, अब आई है 2026 में। तो 4-4 साल बाद ये वैकेंसी आती है। तो एक बार इनकी वैकेंसीज का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। 2016 की जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी आई थी 583। तो 2016 की जो वैकेंसी है 583, अभी नोटिफाइड कितनी है? 700 प्लस, और मैं ये बोल रहा हूँ 2000 से भी ज्यादा हो जाएंगी। अभी अंदर इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, इट विल बिकम मोर देन 2000 ऑल्सो। तो 2016 की वैकेंसी कितनी थी भैया? 583, डिग्री की 126, डिप्लोमा की 100, जनरल कैंडिडेट। अगर टोटल देखोगे 231 और 336। अगर हम बात करें 2020 की वैकेंसी, 1000 प्लस वैकेंसी, ह्यूज, इट इज ह्यूज। तो 1000 प्लस वैकेंसीज आई थी। अगर हम बात करें डिग्री की 543, अगर हम बात करें डिप्लोमा की 481, ऑलमोस्ट बराबर ही आती है, ज्यादा फर्क नहीं होता, प्लस माइनस 5-10% का फर्क हो सकता है, प्लस माइनस 5% वेरिएशन विल बी देयर। अगर मैं बात करूं जो बिल्कुल लास्ट एग्जाम हुआ था इसका, 2022 में हुआ था, तब वैकेंसी कितनी थी? 1100 प्लस, विच इज ऑल्सो ह्यूज। तो 1100 प्लस वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल हमारी डिग्री की थी 787, डिप्लोमा की थी 339। यहाँ पे डिग्री की वैकेंसी ज्यादा थी, हियर द वैकेंसी फॉर द डिग्री वाज कंपैरेटिवली मोर। तो अगर हम 2022 का डाटा देखें, 1100 प्लस वैकेंसी थी और उस समय काफी अच्छी मानी जा रही थी। इस बार जो वैकेंसी है इससे भी डबल है, इट विल बिकम मोर देन दिस ऑल्सो, डबल से भी ज्यादा हो जाएंगी, यानी 2000 प्लस वैकेंसी हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका इसके अंदर, यू विल बी डायरेक्टली रिक्रूटेड। इसके बाद और कोई स्टेज तो बनती नहीं है हमारी, डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग करनी है। ये तो बात करी हमने वैकेंसी की। इस बार की वैकेंसी नोटिफाई होगी अभी। अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ भी डाली हुई है 2016 में। अगर हम डिग्री के कट ऑफ देखें, डिग्री की कट ऑफ जनरल में हमारी है 74 जनरल। अगर इसमें फीमेल कैंडिडेट की देखें तो
63। अगर 2016 में डिप्लोमा की कट ऑफ देखें जनरल कैंडिडेट्स की 82, अगर हम फीमेल कैंडिडेट की देखें 65। तो यू कैन सी डिग्री और डिप्लोमा में देयर इज अ वेरिएशन। डिग्री के कट ऑफ कंपैरेटिवली कम है, डिप्लोमा की कट ऑफ कंपैरेटिवली ज्यादा है, होनी भी चाहिए। रीजन बीइंग व्हाट, 2024 में भी, हाँ, रीजन बीइंग व्हाट, डिग्री का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल सिलेबस है। मैं भी आपको सिलेबस भी बता दूंगा, ऑलमोस्ट डबल सिलेबस है डिप्लोमा के कंपैरिजन में। जीएस पोर्शन इज सेम, जीएस में कोई डिफरेंस नहीं है, जीएस का पोर्शन भी बता दूंगा अभी आपको मैं, और मेन सेशन भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि आपको जीएस अभी से तैयार करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो जीएस का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट टेक्निकल में वेरिएशन है। तो डिग्री का सिलेबस ऑलमोस्ट डबल पड़ जाता है डिप्लोमा के कंपैरिजन में। इसका मतलब डिप्लोमा वालों के लिए पेपर निकालना कंपैरेटिवली आसान है और उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी भी निकल के आती है। अगर हम बात करें 2020 की 2020 में जनरल की कट ऑफ थी, देखो बढ़ गई है, इट इज 102। हमारी वैकेंसी भी बढ़ी थी, कट ऑफ भी बढ़ गई है। अगर हम बात करें डिप्लोमा की 103, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या निकल के आई है, सेम निकल के आई है। हियर द कट ऑफ इज ऑलमोस्ट सेम। अगर हम बात करें 2022 के कट ऑफ की, इफ यू टॉक अबाउट 2022, जनरल की जो कट ऑफ है 78 है, और अगर हमारे डिप्लोमा में देखें, डिप्लोमा में जनरल की जो कट ऑफ है वो है 80। तो फिर से ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है, अगेन इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो पिछले 3 सालों में, पिछले 3 मतलब 3 बार जब पेपर हुआ है, कितनी वैकेंसी आई है और कितना कट ऑफ है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि यार जो कट ऑफ है 80 नंबर के आसपास है। एक बार ये कट ऑफ 100 पर चली गई थी एक बार ये कट ऑफ 100 पे चली गई थी। वो डिपेंड कर जाता है पेपर कैसा है। पेपर कंपैरेटिवली आसान आएगा, कट ऑफ आपको ज्यादा मिलेगी। पेपर थोड़ा भारी आ जाएगा, कट ऑफ कंपैरेटिवली नीचे आ जाएगी। जो ट्रेंड देखा गया है कि पेपर अब इन जनरल इतने सारे एग्जामों की तैयारी कराता हूं मैं, इन जनरल देखा गया है कि अब जो एई जेई के भी पेपर होने लग गए हैं, उसमें सवाल डायरेक्टली वन लाइनर नहीं आते हैं। तो पहले के टाइम पे वन लाइनर प्रॉब्लम पूछे जाते थे, अब इन डेप्थ प्रॉब्लम आने लग गई हैं। यानी अब इनके अंदर भी अच्छे सवाल पूछे जाने लग गए हैं। जो डिमांड भी है समय की। क्यों डिमांड है समय की? आप यू कैन सी द कट ऑफ, जितना पेपर आसान होता है कट ऑफ बढ़ जाती है। अब 200 में से 190 कट ऑफ, 185 कट ऑफ, तो जरूरत पड़ती है पेपर के लेवल को बढ़ाने की। तो जब पेपर का लेवल बढ़ जाता है, कट ऑफ अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको दिख रहा है दैट कट ऑफ विल बी रिड्यूस्ड। ये तो हमने बात करी कट ऑफ की। अगर मैं बात करूं भैया फॉर्म्स, कितने फॉर्म भरे जाते हैं इसके, कितने बच्चे अपेयर करते हैं इसके अंदर, हाउ मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर हम बात करें 2016 की, इफ यू टॉक अबाउट 2016, तो टोटल जो हमारे डिग्री के फॉर्म भरे थे अप्रोक्सीमेटली 15,000। अगर हम डिप्लोमा की बात करें अप्रोक्सीमेटली 14,000। दोनों मिला के कितना आ रहा है? दोनों मिला के हमारे निकल के आ रहे हैं 30,000 के आसपास। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी आपको। अगर हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्म्स की 2020 में, अगर हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्म्स 2020 में, तो 16 से 20 में देखना, डिग्री के ही कितने फॉर्म है 58,000, डिप्लोमा के कितने हैं 41। दोनों को अगर जोड़ दूं तो अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, ये इसको हम मान लेते हैं 42, इसको हम मान लेते हैं 58, तो 1,00,000। इसका मतलब पीछे 2016 में कितने थे 30,000 फॉर्म, यहां पे कितने 1,00,000। इसका मतलब 3.33 टाइम्स। तो 2020 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपेयर किए हैं या फॉर्म भरे हैं, कितने निकल के आ रहे हैं, 3 से 3.5 गुना ज्यादा निकल के आ रहे हैं, विच इज ह्यूज। तो कहने का मतलब है काफी सारे बच्चों को ये पता चल जाता है कि यार अगर मैं इस पेपर में बैठ जाता हूं तो सिलेक्शन लेना कंपैरेटिवली क्या होता है, आसान होता है। अगर हम बात करें 2022 के टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स की, तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स, सो यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हमारे निकल के आ रहे हैं इज 80,000। तो डिग्री और डिप्लोमा के निकल के आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 80,000, विच इज कमिंग आउट टू बी ह्यूज। तो इसका मतलब 80,000 से 1,00,000 के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं। एक्सपेक्टेड है इस बार भी ऐसा ही होगा, इनफैक्ट इस बार इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि अब अवेयरनेस ज्यादा है। पहले लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी, मीडियम नहीं था हमारे पास, मीडियम नहीं था कम्युनिकेट करने का। अब क्योंकि मीडियम है कम्युनिकेट करने का, आसपास के स्टेट में भी बच्चों को पता चल जाता है कि यार यहाँ पे पेपर निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी यूपीपीएससी एई का भी पेपर हुआ था, आरपीएससी एई का भी पेपर हुआ। यूपीपीएससी एई का पेपर और आरपीएससी एई का पेपर एक दिन फंस गया था, दोनों के एग्जाम सेम डे पे थे। चलो ठीक है, दोनों के एग्जाम सेम डे पे थे। काफी बच्चों ने यूपीपीएससी एई को प्रेफर किया था, आरपीएससी एई को प्रेफर नहीं किया था। वो एग्जाम अभी भी फंसा हुआ है। और यहाँ पे मेंस हो चुका है, मेंस का रिजल्ट कभी भी आ जाएगा अगले महीने या उसके अगले महीने, और इंटरव्यू होने वाले हैं। तो यहाँ पे स्मूथली प्रोसेस निकल गया है। तो लोगों को एक जनरल ट्रेंड पता चल जाता है यार कौन से स्टेट में आसानी से वैकेंसी निकल जाती है। मोर ओवर यहाँ पे तो आपके
ये सारे स्टेजेस है ही नहीं, आपको बस एग्जाम लिखना है और अपना पेपर निकालना है। अच्छा सर, एग्जाम लिखना है, पेपर निकालना है, इसके लिए सर पैटर्न बता दो, पैटर्न कैसा है? तो एग्जाम के पैटर्न की बात करें भैया, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ऑफलाइन आपका टेस्ट होगा, काफी सारे टेस्ट आजकल सीबीटी मोड पे होने लग गए, ये सीबीटी मोड का नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 120। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। 2 पार्ट पे पेपर होता है, एक जीएस होता है और एक जो आपका कोर इंजीनियरिंग का फील्ड है। मैं बात कर रहा हूं कौन सी? मैं बात कर रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग की। आप दूसरी इंजीनियरिंग से भी दे सकते हो, अगर दूसरे इंजीनियरिंग वाले लोग ये सेशन देख रहे हैं, मैकेनिकल से भी, इलेक्ट्रिकल से भी, डिपेंडिंग कि आपकी सीट्स कितनी आती है। पार्ट ए आप दोनों के लिए कॉमन रहेगा, दोनों के लिए मतलब जो बाकी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स है। पार्ट ए में हमारा जीएस होगा, पार्ट बी में हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम का रिलेटेड पेपर होगा। हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। इसको दूसरे स्टेट वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं भाई, हिंदी मांगते हैं वो। तो दूसरे स्टेट में अगर आपके पास हिंदी थी तो आप दे सकते हो, और मैं ये मानता हूं कि आसपास वाले जो स्टेट है वो वहां पे तो हिंदी होती है, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे हिंदी होती है लोगों के पास मोस्टली, तो वो ये वाले बच्चे दे सकते हैं। और मैक्सिमम जनता जो तैयारी करती है वो यहीं वाली होती है। और यहाँ के जो स्टेट के लोग हैं वो इंटर स्टेट सर्विस भी कर लेते हैं। अब जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश है, बॉर्डर लगता है, तो लोग कंफर्टेबल होते हैं इधर उधर काम करने, यूपी के भी कंफर्टेबल होते हैं काम करने के अंदर, कुछ ज्यादा कोई इशू नहीं आता है। क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर? बेटा मेरा काम तो पढ़ाना और जानकारी देना। तुम ये बोलोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो सर, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इतने स्वार्थी तो नहीं होते, ये इतना मतलब ही तो नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात होगी, सर पढ़ा क्यों रहे हो, कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे। तो जलना नहीं है, रीस करना है, ये मेरा सिद्धांत है। किसी से जलना नहीं है, रीस करना है। अगर आपको लगता है कि यार सामने वाले में ये चीज बढ़िया है, तो उसको रीस मतलब कॉपी करो ना उसे, वो चीज अपने अंदर भी इंक्लूड करो। जल क्यों रहे हो उससे भैया, जल क्यों रहे हो उससे? आगे बढ़ते हैं। देखो जीएस में क्या आता है? जीएस में आता है भैया जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान। तो अब दूसरे स्टेट वालों को ये पढ़ना पड़ेगा, तो यहां पे हिंदी तो है, कहने का मतलब क्या है, हिंदी स्पीकिंग तो आ गई, बट अब आपको राजस्थान की जीएस पढ़नी पड़ेगी। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस यू हैव टू स्टडी। तो अब जो बाकी स्टेट वाले हैं उनको ये पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान स्पेसिफिक होगा, क्योंकि ये राजस्थान स्पेसिफिक होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना। तो ये इन्होंने क्या किया, एक बैरियर लगा दिया कि अगर आप ये कर सकते हो तो आप यहां पे आके नौकरी कर सकते हो। क्लियर है चीज? तो भैया ये इसका क्या निकल के आ गया, पैटर्न निकल के आ गया। 2 पार्ट में पेपर होगा। आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो 40 नंबर का होगा, जो टेक्निकल वाला पोर्शन है वो 80 नंबर का होगा, दोनों मिला के 120 नंबर का हो जाएगा। तो 120 मिनट में आपको 120 सवाल करने हैं। यहां से आपको थोड़ा बहुत लेवल का आइडिया लग जाएगा। इसका मतलब एक सवाल करने के लिए 1 मिनट, एक सवाल करने के लिए 1 मिनट। नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 1/3 0.33 हर क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न निकल के आ गया। अब यहां पे मैंने सिलेबस लिखा हुआ है डिटेल में। यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है डिटेल में। चलो ठीक है, सिलेबस लिखा है डिटेल में। क्या सिलेबस लिखा है डिटेल में? कि राजस्थान के बारे में क्या क्या चीज पता करनी है, राजस्थान के बारे में हमें इन डिटेल, उसके इतिहास के बारे में, उसकी कला, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपराएं, उसकी विरासत, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जो उसकी इतिहास है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, राजस्थान का प्रमुख सभ्यताएं क्या हैं, राजस्थान का प्रमुख राजवंश कौन से हैं, फिर मुगल राजपूत के कैसे संबंध है, फिर महत्वपूर्ण किले कौन से हैं, स्मारक कौन से हैं, संरचनाएं कौन सी हैं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन कौन से हैं, जो लोग देवी देवता हैं राजस्थान के उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान की प्रमुख जो हमारी चित्रकलाएं हैं वो पता होनी चाहिए, शैलियां पता होनी चाहिए, आपको हस्तशिल्प पता होना चाहिए, राजस्थानी भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में जो प्रमुख कृतियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दैट शुड बी नोन टू यू। इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। तो पिछले 3-4 बार के जो पेपर की एनालिसिस करी है उसमें ये सारे टॉपिक के ऊपर सवाल आए हैं। राजस्थान का एकीकरण जैसे हुआ है, राजस्थान की जो रियासतें हैं, जो प्रमुख व्यक्तित्व है, जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, राजस्थान की संस्कृति के ऊपर सवाल आते हैं, परंपराओं के ऊपर सवाल आते हैं और विरासत के ऊपर सवाल आते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मेले होते हैं, कौन कौन से त्योहार हैं, कौन कौन सा लोक संगीत, लोक नृत्य, इनके ऊपर आपको सवाल मिलेंगे। राजस्थान की राजनीति के ऊपर सवाल मिलेगा कि भैया राजनीति यानी पॉलिटिक्स की बात कर सकते हो आप। यहाँ राजस्थान में जो महिलाओं का विकास हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके बारे में सवाल मिलेगा। राजस्थान के भूगोल के ऊपर सवाल मिलेंगे, जलवायु के ऊपर सवाल मिलेगा आपको, जो भौतिक विभाग है यहाँ पे उसके ऊपर सवाल मिलेगा, परिवहन
के बारे में सवाल पूछ लेता है, जल का जो संरक्षण है उसके बारे में सवाल पूछ लेता है, सिंचाई की जो परियोजना है उसके बारे में सवाल पूछेगा, यहाँ पे खनिजों के बारे में पूछेगा आपसे। तो कहने का मतलब है काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल आते हैं। यहाँ पे जो वन्य हैं, जो वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है उसके ऊपर सवाल पूछेगा। तो इतने सारे टॉपिक तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, सो मेनी टॉपिक्स आई हैव गिवन यू। तो इन सब के ऊपर जीएस में क्या आएगा, ये सवाल आएगा। तो ये हमारे मिला के जीएस का सिलेबस बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, कि भैया सिविल इंजीनियरिंग में ये जीएस का जो टॉपिक है डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए सेम है। अब अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, यहां पे डिग्री और डिप्लोमा का जो सिलेबस है वो वेरी कर जाता है। डिप्लोमा का बहुत ही आसान है, 6 या 7 टॉपिक है। डिग्री के अंदर यही 13 टॉपिक है, यानी 13 सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं जो भी ये सेशन देख रहा है सारे सिविल इंजीनियर है, ऑल ऑफ यू आर सिविल इंजीनियर, तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी होगी। जैसे अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फॉर डिग्री, आपको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछेगा सवाल, भर भर के सवाल आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, रोड मटेरियल, फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आते हैं, यू विल गेट द प्रॉब्लम ऑन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी डिटेल में चला जाएगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में डिटेल में चला जाएगा, प्लांट्स के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर, प्लानिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर सवाल आ जाता है, पर्ट सीपीएम के ऊपर सवाल आ जाता है। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। जो दूसरा टॉपिक है हमारे डिग्री के अंदर वो है एफएम। एफएम में फ्लूइड्स के बारे में पूछता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पूछता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, बॉयंसी के बारे में, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स के बारे में, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के बारे में। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ऑल दीस पॉइंट्स यू विल बी गेटिंग इन फ्लूइड मैकेनिक्स। एप्लीकेशन आती है बर्नौलीज इक्वेशन की, मोमेंटम इक्वेशन की, फ्लो थ्रू पाइप आएगा। ऑल दीस पॉइंट्स विल बी इन एफएम। तीसरा जो टॉपिक बनता है वो है हमारा सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। इन दोनों को जोड़ा हुआ है, इन दोनों को क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। सर्वेइंग है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है। अब सर्वेइंग भी डिटेल में आती है, यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछेगा सर्वेइंग के बारे में, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पूछेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल पूछेगा, ट्रैवर्सिंग आएगी, लेवलिंग आती है, प्लेन टेबल सर्वेइंग आती है, कॉन्टूर के बारे में पूछा जाता है, ट्रिगोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में पूछा जाता है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी भी आती है। ही विल आस्क अबाउट फील्ड एस्ट्रोनॉमी, काफी सवाल देखे मैंने फील्ड एस्ट्रोनॉमी के यहाँ पे। फिर रिमोट सेंसिंग के बारे में पूछा जाता है, जीआईएस के बारे में पूछा जाता है, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। चौथा सब्जेक्ट जो ये बोलता है वो है इरिगेशन और वाटर रिसोर्स। चौथा सब्जेक्ट जो है वो इरिगेशन और वाटर रिसोर्स है। इसमें आपको पूरी इरिगेशन चलेगी, तब कुछ पूछेगा। जो पहला चैप्टर है हमारा टाइप्स ऑफ इरिगेशन, फिर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फिर डिजाइन ऑफ कैनाल पूछता है, फिर डिजाइन ऑफ डैम के बारे में जानकारी आती है, फ्लड के बारे में पूछता है, यहाँ पे लैंड रिक्लेमेशन के बारे में पूछता है, मेजर इरिगेशन के कौन से प्रोजेक्ट है इंडिया में उसके बारे में भी पूछता है। दैट इज ऑल्सो बीइंग रेफर्ड। नेक्स्ट बात करता है किसकी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब एक साथ लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों क्लब कर रखे हैं। पूरा सिलेबस है यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, सब कुछ पूछा हुआ है भाई ने। भैया पूछ लेगा इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पूछ लेगा, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ एरिया के बारे में पूछेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पूछेगा, वाइब्रेशन के बारे में पूछेगा, देन स्लोप डिफ्लेक्शन आती है, देन इसमें डिजाइनिंग आती है, रिटेनिंग वॉल्स की, डैम्स की, ये सब सारी चीजें मिलेंगी इसके अंदर आपको। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा टॉस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को डर लगता है इसके अंदर, पर सवाल अभी बताऊंगा कितने सवाल पूछेगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछेगा, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, देन हाउ टू एनालाइज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ट्रसेस के ऊपर सवाल आते हैं, देन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के ऊपर सवाल आते हैं। तो ये सारी चीजें पूछता है हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस में। सातवां टॉपिक बनता है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। डिटेल में डिटेल के अंदर सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग शुरू से, भैया टाइप्स ऑफ सॉइल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फिर कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, देन फाइनली हमारी फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो हमारी सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट है। देन वी हैव डिजाइन ऑफ आरसीसी, कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, ये भी पूछेगा आपसे, दिस विल ऑल्सो बी आस्क्ड। तो मैंने बोला था डिग्री का जो सिलेबस है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। तो डिग्री का जो सिलेबस है पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है इसके अंदर। तो डिजाइनिंग आरसीसी में बीम की, स्लैब की, कॉलम की, स्टेयर केस की, रिटेनिंग वॉल की, वाटर टैंक की, सबकी डिजाइनिंग पूछ रही है भाई ने। सीमेंट के बारे में, कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। नाइन्थ टॉपिक जो है वो है हमारा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील के कॉलम, स्टील की बीम, रूफ ट्रस, प्लेट गर्डर, प्लास्टिक एनालिसिस, वो हमारे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है।
10वां टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो भी चल भी रहा है। अब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या पूछता है, स्टोन और ब्रिक मेसनरी के बारे में, लिंटल्स के बारे में, रूफिंग के बारे में, फ्लोरिंग के बारे में, प्लास्टरिंग के बारे में, सेंटरिंग शटरिंग के बारे में पूछता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा ऑटोकैड के बारे में भी। ये एक एडिशनल टॉपिक पड़ जाता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो जनरल कन्वेंशनल सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस का पार्ट नहीं बनता, पर यहां पर है तो ऑटोकैड भी आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। तो जो लोग भी एसएससी जेई आरआरबी जेई इनकी तैयारी करते हैं, ऑटोकैड की तैयारी कर रहे होते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। So next of the topic is public health engineering यानी environmental engineering। शुरू से वाटर डिमांड, फिर हमारा सोर्स ऑफ वाटर, क्वालिटीज ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारे वेस्ट वाटर में क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का पार्ट बनता है। देन वी हैव हाईवेज एंड ब्रिजेस, ब्रिज भी है इसके अंदर, जो हाईवे प्लानिंग है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग, रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग, हमारा यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, अलाइनमेंट पूछ लेता है, और फाइनली ब्रिजेस भी आती है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट बन गए आपके डिग्री के अंदर, 13 सब्जेक्ट बन गए। पर डिप्लोमा में सिर्फ कितने हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, हाफ है इसके। तो डिप्लोमा में मैं आपको नाम बता देता हूं बस। डिप्लोमा में हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे, डिप्लोमा में है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन, फिर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, फिर हमारे पास है सॉइल इंजीनियरिंग और ऑटोकैड। खत्म, सिर्फ 7 सब्जेक्ट है। तो डिप्लोमा में ये पेपर निकालना कंपैरेटिवली आसान बन जाता है। तो जीएस तो वही की वही है, जीएस में कोई फर्क नहीं है, बट द नंबर ऑफ टॉपिक्स इन टेक्निकल पोर्शन इज कंपैरेटिवली लेस, so it is comparatively easier to clear this examination। अब काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऑटोकैड में से कितने सवाल आते हैं, सर इस वाले टॉपिक में से कितने सवाल आते हैं। तो ये एनालिसिस भी मैंने कर रखी है, दिस एनालिसिस इज आल्सो बीइंग डन, और आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने वेटेज भी निकाल के दे दी है। आई हैव गिवन यू दिस सब्जेक्ट वाइज वेटेज आल्सो। तो कौन से साल कौन से सब्जेक्ट में से कितने नंबर के सवाल पूछे गए वो आपको बता रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सोम की, डिप्लोमा वाले पेपर में 20 नंबर का, डिग्री वाले में 14 नंबर का, फिर 2016 में जो हुआ था उसमें 10 नंबर का, 2016 में डिग्री वाले में 9 नंबर का, डिप्लोमा में 2016 में नॉन टीएसपी वाले में 8 नंबर का, डिग्री में 8 नंबर का, 2020 में 10-10 नंबर के आए थे डिप्लोमा डिग्री में, री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें 6 नंबर का, 2022 में 7-7 नंबर का। तो इफ यू सी द पास्ट ट्रेंड, सॉम में अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का तो आता ही आता है। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैंने क्या निकाल के दी हुई है आपको, अप्रोक्सीमेट वेटेज निकाल के दी हुई है। अगर आप देखोगे हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं इसके अंदर, इफ यू सी दी हाई वेटेज टॉपिक, इन दिस केस हाई वेटेज का टॉपिक बनता है एक आरसीसी, हाई वेटेज का टॉपिक बनता है हमारा बीएमसी, भर भर के सवाल पूछता है बीएमसी के अंदर। हाई वेटेज का टॉपिक यहां पे क्या बन जाता है, ज्योग्राफी। हाई वेटेज का टॉपिक बनता है हिस्ट्री। हाई वेटेज का टॉपिक बनता है आर्ट एंड कल्चर। तो ये वो टॉपिक है जिसमें 10 नंबर से ज्यादा के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एनालिसिस भी मैंने आपको करके दे रखी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मैं क्या करूंगा, आपके ग्रुप में इसको शेयर करके दे दूंगा। क्लियर है चीज। तो मैंने आपको ये बताया कि भैया इससे पहले जो पेपर हुए थे इससे पहले जो पेपर हुए थे उसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, उनका कट ऑफ क्या था, फिर हमने डिस्कस करी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, जो पास्ट में जो पेपर हुए हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली हर टॉपिक में से कितने नंबर के सवाल पूछे हुए हैं। तो ये डाटा भी आप लोगों के सामने आ गया। अब ये तो हुआ हमारा ग्राउंड वर्क, ये क्या निकल के आ गया, हमारा ग्राउंड वर्क निकल के आ गया कि यार ये जानकारी अगर मेरे पास है तो आने वाले एग्जाम में तैयारी करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। जो लास्ट जो पेपर हुआ है और जिसका रिजल्ट आया हुआ है, यानी 2022 के पेपर को मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। न्यूमेरिकल कितने आए हैं, 22 न्यूमेरिकल आए हैं। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले 2 सवाल आए हैं। असर्शन रीजन का भी सवाल आया हुआ है, यानी ईएसई वाला पैटर्न पूछा हुआ है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये एक बिल्कुल नया पैटर्न होता है। इमेज देता है और आपसे आइडेंटिफाई कराता है। आईएएस कोर्स बेस्ड क्वेश्चन 5 और थ्योरी डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल, वो हमारे 35। सो यू सी दी बाइफर्गेशन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो किस तरह के सवाल पूछे गए उसकी भी बाइफर्गेशन करके दी हुई है कि स्टेटमेंट बेस्ड कितने हुए, डायरेक्ट थ्योरी वाले कितने हुए, न्यूमेरिकल कितने आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वाले कितने आते हैं, असर्शन रीजन कौन से हैं, इमेज बेस्ड कौन से हैं। आप अगर पुराने जमाने वाले पैटर्न से पढ़ोगे सिर्फ ये वाले सवाल कर पाओगे 35।
तो थ्योरी जो डायरेक्ट होती है, जो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पहले के टाइम पे आते थे 80 के आसपास, आज के टाइम पे कितने आ रहे हैं? सिर्फ 35। इसीलिए आज के टाइम पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वही आप सिर्फ PYQ लगा के गए, वही एक किताब उठा ली सवालों वाली, वो सवाल चिपका के गए, ये 35 सवाल बना पाओगे? ये जो ऊपर वाले सवाल है वो नहीं बनेंगे। उनके लिए क्या करना है? तो भैया उसकी जानकारी नहीं है अभी पूरी। कहने का मतलब क्या है, हमें अब डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है AJE वाले लेवल के एग्जामों के लिए भी। जो आप देख ही रहे हो, इतने सारे AJE के एग्जाम हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट लास्ट जो पेपर हुआ है, लास्ट पेपर हुआ है UPPCB का, है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्या, AEE का लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है? गेट का। तो स्टेट लेवल का एग्जाम पर सवाल गेट लेवल जैसे पूछ रहा है, तो यही एक्सपेक्टेड भी होता है। बाकी जो पास्ट ट्रेंड है, जो पास्ट ट्रेंड है, पास्ट ट्रेंड में सबसे बड़ा जो बच्चों को होता है, सर सवाल कहां से प्रिपेयर करें, सर GS समझ में नहीं आ रही, ये कहां से प्रिपेयर करें? तो वो सोर्स भी निकाल के दिए हुए हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि RRB JEE के अंदर इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है वो जनरली NCERT से पूछा जाता है। अब ये सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, अब 3-4 सालों तक उसी सोर्स में से सवाल आते हैं। तो पिछली बार भी देखा था, उससे पिछली बार भी देखा, इस बार भी मोर और लेस सवाल वहीं से आएंगे जो मैंने आपको करा भी दिए हैं। राजस्थान का जो GK GS है, इसमें जो हिंदी है वो मैंने किताबें लिखी हुई हैं। आई मेंशन दी बुक्स ऑल्सो, कि भैया पेपर आपको इन्हीं किताबों में से मिलेगा, यू विल फाइंड दी पेपर फ्रॉम दीज बुक्स ओनली। तो भैया हिंदी के लिए क्या उठा सकते हो आप, राजस्थान के भूगोल के लिए क्या उठा सकते हो आप, राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सी किताब उठा सकते हो, तो वो चीज देख सकते हो, यू कैन सी। तो ये किताब है हरिमोहन सक्सेना की, ये किताब है हमारे राजस्थान के हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, हुक्मचंद जैन की। तो मैंने बुक का नाम भी लिखा हुआ है, बुक की फोटो भी लगाई हुई है। अगर आपको अगर आपको राजस्थान का इतिहास चाहिए, फिर से हुक्मचंद जैन है। अगर आपको राजस्थान की राजनीति व्यवस्था चाहिए, फिर जनक सिंह मीणा की किताब है। तो मैंने बुक भी डाल के दे रखी है कि मोर और लेस आपको सवाल इन्हीं किताबों से मिल जाएंगे। इसको हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, कि पता है यार कि पास्ट में कहां से सवाल आए हैं, यहां से सवाल पूछे जाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, तो कम से कम ये किताबें तो देके जानी है। फिर अगर आपको राजस्थान के बारे में डिटेल में जानना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान है, उसकी कक्षा 9, 10, 11वीं 12वीं की किताब भी देखनी पड़ेगी, तो वो भी मैंने डाला हुआ है। तो 9th 10th 11th 12th की क्लास भी आपको देखनी पड़ेगी। मैंने फोटो डाल रखी है, यहां से उठा लेना। मैंने फोटो डाल रखी है, यहां से उठा लेना। नेक्स्ट, अगर आप बात करो सिविल इंजीनियरिंग की, सर ये तो GS की बात हुई, सर सिविल कहां से करें? सिविल जैसा मैं आपको बता के आ रहा हूं, अगर आपने अपने सिलेबस कर लिया इंजीनियरिंग का, तो आप डिग्री वाला पेपर, डिप्लोमा वाला पेपर आसानी से निकाल सकते हो। हाउएवर आपके लिए क्या कर रखी है, एनालिसिस करके दे रखी है कि 2020 का जो डिग्री पेपर है वो कहां से आया, ESE के PYQ से निकल के आया है, ESE के PYQ से निकल के आया है, गेट के PYQ से निकल के आया है, फिर गुप्ता एंड गुप्ता में से पूछा गया है। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम आए हैं गुप्ता एंड गुप्ता में से। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ के चले जाओगे, वहीं से आपका काम चला जाएगा। हर टॉपिक के लिए किताब भी डाली हुई है, फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक बुक इज ऑल्सो बीइंग गिवन टू यू। तो मैक्सिमम बच्चों की जो क्वेरी आ रही थी कि सर किताब कौन सी हम पढ़े इस एग्जाम के लिए, तो किताब दे दी है। बाकी मेरा यह मानना है कि भैया ये सारी किताबें पढ़ भी नहीं पाओगे। ये सारी किताबें पढ़ भी नहीं पाओगे। इन सारी किताबों को पढ़ने के लिए 4 साल का टाइम मिलता है आपको। तो हमारी डिग्री 4 साल की होती है, डिप्लोमा 3 साल का होता है। तो इतना टाइम लगता है इन सारी बुक्स को पढ़ने के लिए। तो फिर सर कैसे पढ़ें? भैया स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, नोट्स उठाओ, नोट्स करा रखे हैं, सेपरेट कोर्स लॉन्च कर रखा है, कोर्स जाके एनरोल कर लो। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।